नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम डॉक्टर स्पीक्स बातें कोरोना की में। मैं हूं अनुप्रिया। मुश्किल वक्त को दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर कहा जाता है। ये वक्त जब भी हमारी ज़िंदगी में आता है, हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा जादू करता है और हमारी आँखों के सामने हमारी ज़िंदगी की अहम चीज़ों को रख देता है। बीते 2 साल से इस वक्त का सामना हम कर रहे हैं। इस वक्त ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, हमने बहुत कुछ सीखा है। हमने जाना है कि इस संसार के हर एक जीव के लिए उसका स्वास्थ्य उसकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो पहले से ही किसी शारीरिक बीमारी या किसी तरह की बीमारी से जूझ रहे हैं। उनके लिए ये वक्त थोड़ा ज़्यादा खतरनाक साबित हो गया। आज हम अपने इस कार्यक्रम के इस अंक में उन्हीं लोगों के बारे में बात करेंगे, उन्हीं लोगों को ध्यान में रखते हुए, उनकी बीमारियों को ध्यान में रखते हुए बात करेंगे कि कैसे इस वायरस से अगर वो संक्रमित हो जाएं तो कैसे वो बचें, किस तरीके से अपनी बीमारी को साथ लेते हुए इस वायरस से अछूते रह जाएं। इन सभी विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ विशेषज्ञ के रूप में मौजूद हैं डॉक्टर दिवेश रिमिश जी। तो चलिए स्वागत करते हैं उनका। नमस्कार डॉक्टर। जैसे कि मैंने कहा कि ये वक्त उन लोगों के लिए थोड़ा ज़्यादा खतरनाक साबित हो गया जो कि पहले से ही किसी बीमारी से ग्रसित थे। तो अगर हम एक इतिहास की बात करें, क्योंकि सबसे पहले किसी भी इंसान के लिए अगर उसे उसका इतिहास पता रहेगा तो आगे भविष्य में बढ़ना, किन चीज़ों का ध्यान रख के बढ़ना चाहिए, ये थोड़ा आसान हो जाता है। तो हम अगर धरातल पर बात करें, क्योंकि आप लोग उन सभी मरीजों के बीच में रहकर उनका इलाज कर रहे थे, तो किस तरह की स्थिति थी, किन शब्दों के साथ आप उन्हें बयां करेंगे? जी बिल्कुल। जब 2020 में या 2019 के लास्ट और 31 दिसंबर का दिन था जब कोरोना पहली बार चाइना से आइसोलेट हुआ और धीरे धीरे वो पूरे विश्व में फैल गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, WHO जिसको कहते हैं, उन्होंने इसको पैंडेमिक घोषित कर दिया मार्च में जी। और अपने देश में भी आपको मार्च में केसेस मिलना स्टार्ट हो गए। केसेस तो पहले जनवरी में ही मिल गए थे, 30 जनवरी को, लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे अब मार्च के बाद आप देखेंगे काफ़ी तेज़ी से केसेस बढ़ने लगे। जब हम इस कोविड पैंडेमिक के बारे में बात करते थे तो ये था, डर बहुत था और ये समझ में नहीं आ रहा था लोगों को कि कैसे इससे बचा जाए और कैसे रोका जाए जी। लेकिन चूंकि ये अब हर आदमी को ये समझ में आ भी गया होगा और ये हमें समझना चाहिए कि ये पैंडेमिक को रोका नहीं जा सकता जी। आप इसको डिले कर सकते हैं, आज की जगह पे कल कर सकते हैं, परसों कर सकते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको एक मिनिमम लेवल का ट्रांसमिशन होगा ही और वो चलता रहेगा जब तक कि एक ऐसा समय आ जाए कि हमारे अंदर में प्रतिरोधक क्षमता के साथ साथ वायरसेस भी कमज़ोर हो जाएं और जितने भी इवोल्यूशन होने थे वो हो जाए और फिर एक एंडेमिक डिजीज़ की तरह बनकर रह जाए। अब जब 2020 से जब देखा गया तो ये देखा गया कि उनमें ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन या उनमें ज़्यादा सीवियरिटी हो रही है या डेथ्स भी उन्हीं में हो रहे हैं जिनमें कोई अदर कोमॉर्बिडिटी है, मतलब कि कोविड के साथ कोई ना कोई और बीमारी साथ में है, पहले से पूर्वग्रसित थे वो उस बीमारियों से और उनमें ज़्यादा सीवियरिटी हुआ, उनमें ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन हुआ और उनमें देखा गया डेथ्स भी ज़्यादा हैं। अब ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं? तो आप देख सकते हैं कि जिनको हार्ट की बीमारियां हों, जिनको लिवर की बीमारियां हों, जिनको ऑलरेडी पैनक्रियाज डैमेज हो गया हो या डायबिटीज़ हो, जिनको बीपी की बीमारी हो, जिनको लंग्स में पहले से या तो COPD नाम की बीमारी होती है, ब्रोंकाइटिस होती है, ट्यूबरकुलोसिस होती है या फिर और कोई अंडरलाइंग लंग्स की कोई डिजीज़ हो या उनमें कुछ कैंसर की बीमारी पहले से हो या फिर कुछ इम्यूनोसप्रेशन डिजीज़ेज़ होते हैं जिसमें प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है लोगों को, ऐसी बीमारियां। तो ऐसी बीमारियों जिनमें था और जो भी ऐसे लोग थे जो ग्रसित हुए कोविड-19 से, उनमें आपको ये देखा गया कि उनकी स्थिति थोड़ा सा ज़्यादा नाजुक है। अब यदि वो देखा जाए कि तो फिर क्यों ऐसा? ये इसलिए कि कोविड-19 कहीं ना कहीं लंग्स के साथ
और भी ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करता है, और जब मल्टी ऑर्गन इफ़ेक्ट होते हैं तो उसको जो बीमारी है वो MODS की तरफ चला जाता है, मतलब मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन के तरफ चला जाता है। जब मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन होता है, एक साथ बहुत सारी शरीर के तंत्रिकाएं जो हैं वो काम करना कम कर दें या बंद कर दें, तो इस तरह में सिवियरिटी कोई भी डिजीज़ का और उनमें डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसीलिए ये देखा गया कि जो भी लोग कोमॉर्बिडिटीज़ वाले थे उनमें डेथ्स, ऐसा नहीं है जिसमें कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं थी उनमें भी डेथ्स हुई हैं। जी बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो ऐसे लोग थे जिनमें शायद उनकी बॉडी उस समय उस कोविड-19 के इसको झेल नहीं पाया और शायद दे सकम टू डेथ, मतलब जिसको शायद मृत्यु उसको अपना ग्रास बना ली। लेकिन कोमॉर्बिडिटी एक मेजर फैक्टर रहा है जो इस बीमारी में और जो आपको डेथ्स में। अब जहाँ तक कि, और यदि रिम्स की मैं बात करूँ, झारखंड में बात करूँ, जो पहला डेथ हुआ था हमारे यहाँ पे वो भी डायलिसिस की पेशेंट थी, और जो हिंदपीढ़ी की पेशेंट थी और डायलिसिस हुआ था, उन डायलिसिस चल रहा था, और एक दिन डायलिसिस के कारण एक टर्म होता है ओवरलोड, वॉल्यूम ओवरलोड, और उसके बाद हार्ट फेलियर, और उसके बाद डेथ हो गया। तो कोविड-19 तो था एक अंडरलाइन मतलब था, लेकिन अंडरलाइन डिजीज़ जो था वो किडनी की डिजीज़ थी, डायलिसिस भी थी। और उसी तरह उनके हस्बैंड का भी डेथ हुआ कुछ दिनों के बाद, 2-3 दिन के बाद। उनमें भी वो देखा गया कि उनमें ओबेसिटी था, पहले से बीपी की गोली खाते थे और थोड़े ओबीस थे, मोटापा ज़्यादा था। तो हो सकता है कुछ और भी डिजीज़ रही होंगी, क्योंकि मोटापा एक ऐसा है कि जो दूसरे डिजीज़ को और कहीं ना कहीं बढ़ावा देता है। तो और उनको भी जब कोविड हुआ तो फिर लंग्स इन्फेक्टेड हुआ, और उसके बाद हम उनको भी नहीं बचा पाए, और कुछ दिनों के 7 to 10 डेज़ के अंदर में उनकी भी डेथ हो गई। तो मैं ये शुरुआती बताया, और आज तक में कल जो डेथ हुई है रिम्स में, उनमें भी हमने देखा कि जो कोमॉर्बिडिटी है उसके कारण ही लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, और या तो ICU की ज़रूरत पड़ रही है या फिर डेथ्स हो रहे हैं। सेकेंड वेव जो था कोरोना का वो काफ़ी भयावह था जी। और जिसमें ऑक्सीजन की बहुत किल्लत थी, ICU बेड्स की किल्लत थी, नॉर्मल बेड्स की भी यहाँ तक की किल्लत थी, दवाइयों का किल्लत हो गया था। तो यहाँ उस समय भी यदि देखा जाए तो उस समय भी जो डेथ्स हो रहे थे, मैक्सिमम डेथ्स जो हो रहे थे वो कोमॉर्बिडिटीज़ के साथ ही हुए हैं, और वो अप्रैल और मई का था। मतलब हमारे पास जो पेशेंट आते थे तो सबसे पहले ये देखते थे कोमॉर्बिडिटी, तो कोमॉर्बिडिटी मतलब कि वो हाई रिस्क पेशेंट है ऑलरेडी, हम लोग उसको हाई रिस्क रेड अलर्ट हो जाता था कि भाई देखो इसकी चांसेस हैं कि शायद प्रोग्नोसिस बुरा हो। तो उस हिसाब से हमको पेशेंट की काउंसलिंग भी करनी होती थी कि आप भाई ये समझिए कि आप एक दूसरे पेशेंट से ज़्यादा खतरे में आपका पेशेंट है, तो आपको एक तैयार रहना चाहिए। ये किसी भी तरह की स्थिति आ सकती में बिल्कुल आपको तैयार रहना चाहिए। तो उस तरह की काउंसलिंग भी हम लोग पेशेंट के अटेंडेंट्स और पेशेंट पार्टी को कहते थे कि आप ये समझिए, ये धीरे धीरे ये मैसेज गया कि कोमॉर्बिडिटी जिसमें होती है उसमें प्रॉब्लम ज़्यादा है, उनमें हॉस्पिटलाइजेशन ज़्यादा और डेथ्स ज़्यादा है। तो ये आज के दिन में आम लोगों को ये बहुत ज़रूरी है समझना कि ये कोमॉर्बिडिटीज़ जो है आपको कम से कम रखना है। और ये कोमॉर्बिडिटीज़ हो सकता है कुछ तो आपके जेनेटिक फैक्टर्स हैं जिसके कारण ये बीमारी हुआ, कुछ हमारी लापरवाही के कारण हुआ, और कुछ जो ये कोमॉर्बिडिटीज़ हैं हम उनको रोक भी सकते हैं। आपने रोकने की बात कही तो यहीं से उठाते हैं कि कैसे, क्या अपने आप में बदलाव करें, किस तरीके का बदलाव ज़रूरी है ताकि हम कम से कम बीमारी हमारे शरीर को हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ रह सकें। तो इसके लिए क्या ज़रूरी हो जाता है? बचपन से हमें सिखाया जा रहा है कि एक स्वस्थ जीवन शैली होनी चाहिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि
सब कुछ काम, फैमिली या फिर आप जो भी अपने लाइफ में काम कर रहे हैं वो सब कुछ ही नहीं है, उसके अलावा आपको हेल्थ पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं मान लीजिए मैं एक किसी रोज़गार में हूँ, तो मैं अपना पूरा ध्यान सिर्फ उसी में लगाकर और कहीं ना कहीं अपना हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ, तो ये गड़बड़ है। तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है। वो उस हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए क्या है, आप मैक्सिमम बीमारी जो देखेंगे वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज होते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज जिसका संक्रमण नहीं होता है, और ये सारे जो हैं वो लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं। कहीं ना कहीं हमारा जो लाइफस्टाइल है वो ख़राब हो चुका है। वो क्यों ख़राब हुआ है? सिर्फ उसके दो कारण हैं। एक पहला एक्टिविटीज़, जो फिजिकल एक्टिविटीज़ कहते हैं, और दूसरा खान पान। एक तीसरा और है जो पहले के समय से अभी ज़्यादा है, वो स्ट्रेस। ये तीन जो है हमारा कहीं ना कहीं जो लाइफस्टाइल डिजीज़ को बढ़ावा दे रहा है। और आने वाले टाइम पे हमारे जो दादाजी होंगे, परदादाजी होंगे, वो ये बोलते थे अरे ये सब बीमारी तो पहले थी नहीं। ठीक है, ये भी कुछ लोग इसमें बोलते हैं कि नहीं पहले तो जांच ही नहीं होती थी, लेकिन पहले के समय में उनका लाइफस्टाइल जो है वो ज़्यादा हेल्दी था, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। आज के दिन में इस कोविड ने हमें एक तो इंडिकेशन दे दिया है कि भाई आप देखो, कोविड जिस तरह की पैंडेमिक है जिसमें मतलब आधे से ज़्यादा जनता हो सकता है कि पूरे वर्ल्ड की इन्फेक्टेड हो गई हो, चाहे एसिम्प्टोमेटिक या हल्के फुल्के सिम्टम्स के साथ, लेकिन प्रॉब्लम्स उन्हीं को हुआ जो कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, और वो सिर्फ आपके लाइफस्टाइल के कारण हुआ है। तो उस लाइफस्टाइल डिजीज़ को कम करने के लिए आप फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। आधे घंटे किसी न किसी तरह का व्यायाम, या फिर कोई ना कोई खेलकूद, या फिर ब्रिस्क वॉकिंग, तेज चलना, और नहीं तो आप योगा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, योगा कीजिए। लेकिन आधे घंटे रेगुलर विदाउट फेल, कम से कम 5 दिन एक सप्ताह में आपका व्यायाम या फिर किसी न किसी तरह का फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए। खान पान की बात है, खान पान जो है वो पहले के मुकाबले तो गड़बड़ हो ही चुका है। हम लोग ज़्यादातर फास्ट फूड और जंक फूड्स की तरफ जा रहे हैं, और घरों में भी जो है हम लोग इसका प्रचलन काफ़ी देखने को बढ़ रहा है। और ये सिर्फ अर्बन एरियाज़ में नहीं, रूरल एरियाज़ में भी आजकल देख रहे हैं, आपको चाउमीन के ठेले हर जगह पे मिल जाएंगे। आपको कुरकुरे खाते हुए सारे बच्चे मिलेंगे, चाहे वो गरीब परिवार का बच्चा हो या अमीर परिवार का बच्चा हो। तो ये सब जो है कहीं ना कहीं हमारे अंदर में जो गैर संक्रमित बीमारियां हैं उनका बढ़ावा दे रहा है। ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का बढ़ावा दे रहा है, और इसी के कारण आजकल आज के दिन में चाहे वो बीपी का पेशेंट हो, डायबिटीज़ का पेशेंट हो, या कैंसर का पेशेंट हो, या किसी तरह की किडनी की बीमारियां हों, या फिर हार्ट की बीमारियां हों, या फिर कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी हैं जो ये हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं हो तो उसके कारण हो रहा है। तो हमें खान पान पे भी आपको ध्यान देना है कि नमक कम रखना है, तेल मसाले का सेवन कम करना है, फ्रूट्स का सेवन ज़्यादा करना है, कच्ची चीज़ों का सेवन ज़्यादा करना है, और ऐसी चीज़ें जो न्यूट्रिशियस हो, जो हमको विटामिन्स और मिनरल्स एडिक्वेट अमाउंट में दे, उनका लेना बहुत ज़रूरी है। तीसरा हो जाता है स्ट्रेस। बहुत इजी लगता है कि स्ट्रेस मत लीजिए, लेकिन चाहे वो फैमिली लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो या आपका पर्सनल लाइफ हो, कहीं ना कहीं स्ट्रेस आएगा ही। बिल्कुल। और इसको कम करने के लिए बहुत लोग अपने अपने तरीके के साधन अपनाते हैं, और पहले तो मैं बोलूँगा कि कोशिश ये करना है कि स्ट्रेस नहीं लेना है। नहीं, जिस जगह पे स्ट्रेस हो वहाँ से आप अपने आप को दूर कर लीजिए। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि स्ट्रेस हो रहा है तो बहुत लोग म्यूज़िक का वो सहायता लेते हैं, बहुत लोग अपने दोस्तों का सहायता लेते हैं। एक दूसरे से आजकल लोग मोबाइल में ज़्यादा रह रहे हैं, सोशल मीडिया में ज़्यादा रह रहे हैं, उनसे एक दूसरे से इंट्रैक्शन कम है कि अपने दुख दूसरे को बांटे तो वो और कम हो जाता है। अपने दोस्तों के साथ थोड़े से गपशप हा ही हो तो वो एक स्ट्रेस कम हो जाता है।
योगा कहीं ना कहीं एक बहुत मेजर कंपोनेंट है जिससे आप स्ट्रेस को अपना कम कर सकते हैं। और यदि आप फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएंगे तो स्ट्रेस अपने आप कम हो जाएगा। आप यदि जो आदमी 10 किलोमीटर साइकिल चला रहा है या 5 किलोमीटर रोज चल रहा है, उसमें अपने आप आपको स्ट्रेस का लेवल कम दिखेगा। तो ये अपना बॉडी इस तरह का बना हुआ है कि आप एक चीज़ करेंगे तो दूसरा चीज़ अपने आप कम होता जाएगा, मतलब ख़राब चीज़ें, और एक चीज़ अच्छा करेंगे तो दूसरा भी अच्छा होता जाएगा। जैसे यदि आप हेल्दी लाइफस्टाइल, अच्छा फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपको अपने आप ना मन करेगा कि जंक फूड्स नहीं खाने का। आप बोले नहीं मैं तो न्यूट्रिशन फूड खाता हूँ। तो वो जो कोमॉर्बिडिटीज़ को रोकने के लिए ये जो हेल्दी लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़रूरी है, और ये हर इंसान को समझना होगा। ये आज कोरोना है, कल नहीं रहेगा, लेकिन हो सकता है कि कुछ दिन के बाद कुछ और पैंडेमिक आए और उसमें भी यही होगा, जो कोमॉर्बिडिटीज़ वाले हैं उनको परेशानी होगी। तो इसलिए हमको यदि फ्यूचर में तैयार होना है तो ये जो गैर संक्रमित रोगों का जो इंसिडेंस होना चाहिए वो कम होना चाहिए, और वो सिर्फ हेल्दी लाइफस्टाइल से ही। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने, क्योंकि अभी आप अगर छोटे बच्चों में भी आप बहुत सी बीमारी को और लोग बोलते हैं कि ये तो कॉमन हो चुका है। डायबिटीज़ आज तो एकदम लगता है कि हर घर में 2-3 लोग आपको मिल ही जाएंगे। इवन छोटे बच्चे भी अब इससे अछूते नहीं रहे हैं। बीपी, शुगर, मैंने बहुत छोटे बच्चों को देखा है जो इन सब बीमारियों से ग्रसित हैं, और उनके सामने अगर आप बाजरा और ये मक्या का नाम ये क्या चीज़ होती है, ये कोई खाने की चीज़ होती है, इस तरीके का बच्चों का रिएक्शन आता है। इवन अब तो कहूँगी कि जो हमारे एज के भी लोग हैं ये सब तो भूल ही चुके हैं, अब ये दादी नानी तक सीमित रह चुका है। लेकिन बहुत सही कहा आपने। और जहाँ स्ट्रेस की बात है तो मुझे लगता है ये तो एक अलग ही विषय है, इस पे हमें अलग से चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन अब हम अपने अगर मुद्दे पर आए तो जैसा मैंने कहा कि एक मूल वजह तो आपने बता दी कि ये मूल वजह था, लेकिन लोगों में हल्ला था बस इम्यूनिटी, लोग पागल हो चुके थे। अगर आप रियलिटी देखें तो लोग बस पागल हो चुके थे, ये खा रहे हैं वो खा रहे हैं, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करना है, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे कि जो हमने हेल्दी लाइफस्टाइल जो अपनी छोड़ कर ये जंक फूड और दिस दैट जो चीज़ें खा रहे हैं उनकी वजह से मेन प्रॉब्लम है। अगर जैसे आपने कहा कि हॉस्पिटल में कितना भयानक स्थिति था, तो अगर उस चीज़ से उठाएं हम तो क्या लगता है, क्योंकि ऐसे बहुत से पेशेंट हैं जो डायबिटीज़ है, बीपी है, बहुत तरह की बीमारियां हैं, अगर वो फिर से संक्रमित होते हैं तो उन्हें आईसीयू की ज़्यादा ज़रूरत है, और हमने देखा है कि बहुत लंबे समय तक वो आईसीयू का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह की स्थिति अगर इस बार होती है तो क्या हम प्रिपेयर कहेंगे, या फिर किस तरह का इंतज़ाम आप अपनी आंखों से देख रहे हैं? देखिए, कोविड-19 को लेकर सरकार बहुत ही मुस्तैद है, और सरकारी अस्पतालों के साथ प्राइवेट हॉस्पिटल में भी पुख्ता इंतज़ाम कर दिए गए हैं। सेकेंड वेव से जो हमें लर्निंग मिली है, और कोविड के साथ भी जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का ट्रीटमेंट भी है, जो साथ में नहीं करेंगे तो वो डेथ में कन्वर्ट हो जा रहा था। तो जैसे डायलिसिस, कोविड-19 हो गया और वो डायलिसिस का पेशेंट है, वो सप्ताह में 3 दिन उसकी डायलिसिस हो रही है, उसकी टाइम पे डायलिसिस ना हो तो हो सकता है कोविड से ना हो, उसके कारण प्रॉब्लम हो जाए। तो ये दिशा निर्देश स्टेट हेल्थ की तरफ से और नेशनल मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी दिया गया है कि जो कोमॉर्बिडिटीज़ है उसका एडिक्वेट मैनेजमेंट होना चाहिए। जब भी ये कोविड-19 पेशेंट का की बात करें तो इनके लिए भी साथ में कोविड का इलाज के साथ साथ जो कोमॉर्बिडिटी का मैनेजमेंट है वो बहुत ज़रूरी है। चाहे वो डायबिटीज़ की दवाइयाँ ठीक टाइम पे हो, डायलिसिस उनका ठीक से चल रहा हो, या हाइपरटेंशन या बीपी की जो बीमारी है उसके लिए जो दवाइयाँ हैं वो नियमित रूप से उनको उस समय देते रहना है। इसकी एश्योरेंस जो है वो डॉक्टर को इंश्योर करना है कि ये सब दवाइयाँ जो हैं वो ठीक से चलते रहें, कि ताकि इन कोमॉर्बिडिटीज़ के कारण, मतलब ऐसा ना हो कोविड के कारण ये कोमॉर्बिडिटीज़ जब हॉस्पिटल में एडमिट हो तो वो मतलब उसको क्या कहते हैं, हम उस पर ना ध्यान दे पाएँ, नेगलेक्ट हो जाए, तो वो नेगलेक्ट नहीं होना चाहिए। और इसलिए जब पेशेंट एडमिट होता है हमारे यहाँ पर तो, और कहीं भी प्रोटोकॉल है कि कुछ बेसिक हम लोग टेस्ट करते ही हैं ताकि ये पता चल जाए कि कहीं
पूर्व से कोई ग्रसित तो नहीं है कोई जी, बीमारी से, कि ताकि उनकी एडिक्वेट मैनेजमेंट हो हाँ। सके और वो कोविड को ज़्यादा खतरनाक ना होने दे इसका। तो ये सारे अस्पतालों में, आप प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, ये पर्टिकुलर इस पे ध्यान दिया गया है कि किसी तरह का कोमॉर्बिडिटी को नेगलेक्ट नहीं करना और उसकी एडिक्वेट मैनेजमेंट होनी चाहिए और उसके हिसाब से आईसीयू में तैयारी या वार्ड्स में तैयारी वो की हुई है। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि किस तरीके की स्थिति आ जाएगी, अचानक से कब क्या हो जाएगा, इसका अभी अंदाज़ा लगाना हमारे बस में नहीं। अभी तो मुश्किल है। बिल्कुल। अगर देखिए, हम अगर डायबिटीज़ की बात करें, क्योंकि ये मतलब इस बीमारी से ग्रसित बहुत से लोग हैं, हमारी एक बहुत बड़ी जनसंख्या है जो डायबिटीज़ से ग्रसित है। तो अगर हम डायबिटीज़ को लेकर बात करें या फिर बीपी को भी हम लेते हैं, तो हमने देखा है कि जिन्हें पहले लहर में या दूसरी लहर में जो भी कोरोना से संक्रमित हो गए, जिन्हें नहीं थी उन्हें भी हो गई और जिनकी है उनकी बढ़ गई। तो ये फिर उनको बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल हो गया है। तो कैसे बैलेंस करें, क्या ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में बताएं। देखिए, पहला कि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो कोविड है वो जो डायबिटीज़ है उसकी मतलब थोड़ा और बढ़ा भी देता है, या फिर जिसको डायबिटीज़ नहीं है उसको हो भी जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि कोविड जो है वो सिर्फ लंग्स को ही नहीं, दूसरे ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करता है। और जो कोविड में दवाइयाँ चली हैं लाइक स्टेरॉइड्स चली हैं, तो उसके कारण भी आपको देखने को मिलेगा कि शुगर का लेवल बढ़ चुका है। यदि कोविड के कारण फिर से हुआ है एक नई बीमारी, यदि मतलब नया डायबिटीज़ यदि माने, यदि नया डायबिटीज़ हुआ है, तो इस चीज़ पे निश्चिंत रहिए कि वो कुछ दिनों में ठीक हो जाना चाहिए। अच्छा। क्योंकि ये देखा गया है कि ये रिवर्सिबल है। कुछ लोगों को हुआ, कुछ दिनों तक रहा और उसके बाद फिर वो ठीक हो गए। अच्छा। फिर वो नॉर्मल, जब उनके अपने आप रिजनरेट हुए ऑर्गन्स और पैनक्रियाज या फिर मतलब दूसरे ऑर्गन्स जिसके कारण ये प्रॉब्लम हो रहा था, तो वो नॉर्मल लाइफ के तरफ आ गए हैं। लेकिन कुछ लोग हो सकते हैं कि नया डिटेक्ट हुआ या फिर कोविड के कारण उनको डायबिटीज़ हुआ और वो रह गया, उनको डायबिटीज़ रह गया। तो ऐसे लोगों को ये देखना मतलब हमें जिसको भी कोविड हुआ है और पर्टिकुलर जो आईसीयू में रह चुके हैं और उनको देखने को मिला कि पहले हमको डायबिटीज़ नहीं था, अब डायबिटीज़ हो गया है, तो अपना रेगुलर चेकअप तो पहला करवाना बहुत ज़रूरी है। साथ में जो नॉन फार्मास्यूटिकल मेजर्स हमको कहते हैं, मतलब कि दवाई के अलावा जो मेजर्स हमको लेने हैं, जो मैं पहले बताया आपको अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करने का, यदि वो साथ में करेंगे तो शायद यदि रिवर्सिबल डायबिटीज़ होगा तो जल्दी ठीक हो जाएगा, और नहीं तो कम से कम यदि मान लीजिए परमानेंटली हो सकता है कि कुछ डैमेज हो गया हो जिसके कारण आपको डायबिटीज़ परसिस्ट कर रहा है, तो उसमें भी आपको कंट्रोल करने के लिए, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए वो मददगार होगा। जो लाइफस्टाइल यदि आप अपना इम्प्रूव करें तो, लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें तो। और बार बार ये तो मैं भी बोलूँगा कि कम से कम कोविड होने के बाद 6 मंथ्स टू 1 ईयर का कम से कम हर इंडिविजुअल को एक फॉलोअप कर लेना चाहिए, एक नॉर्मल रूटीन टेस्ट करा लेनी चाहिए कि कहीं हमारा कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ पोस्ट कोविड सिम्टम्स भी देखने को मिल रहे हैं। जी। तो उसको देखते हुए हम हर मतलब जब भी आपको कोविड हुआ हो उसके 6 महीने से लेकर 1 साल तक अपनी नॉर्मल बेसिक रूटीन टेस्ट करा लें, ताकि आपको ये पता चल जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ ऐसी बीमारियां जो मुझे पहले नहीं थी वो कोविड के कारण हो गई है। अच्छा, चूँकि समय हो चुका है लेकिन सवाल बहुत हैं और मुझे लगता है जैसे जैसे डिस्कशन बढ़ रहा है सवाल और बढ़ते ही जा रहे हैं। लेकिन मैं चाहूँगी कि ये कार्यक्रम में ये सवाल पूरा हो जाए कि एक इमरजेंसी साइन क्या होनी चाहिए उन लोगों के लिए जो पहले से ग्रसित है किसी बीमारी से, जैसे डायबिटीज़, बीपी, बहुत तरह की बीमारियाँ। तो एक इमरजेंसी साइन की कैसे उनको पता चले कि अब शायद हम संक्रमित हो चुके हैं इस वायरस से और अब ये शायद हमारे शरीर को कुछ ज़्यादा डैमेज कर रहा है। क्योंकि लक्षण हमने देखा है कि ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान सिर्फ सर्दी खांसी ये लक्षण दिखाए, बहुत तरह के लक्षण हो सकते हैं। तो इन लोगों के लिए एक इमरजेंसी साइन क्या हो सकती है, क्या होगी? देखिए
जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बोलती है कि जो नॉर्मल कोविड के साइंस हैं, बुखार, शरीर में दर्द, सर्दी, गले में खसखसाहट, क्रैम्प्स और खांसी, हेडेक भी कुछ लोगों में नोटेड है। तो यदि ऐसे सिम्टम्स फिर से जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से जो ऑलरेडी कोमॉर्बिडिटीज़ के साथ हैं, यदि उनको ऐसा मिलता है तो वो लापरवाही ना करें, वो तुरंत अपनी जांच करा ले कोविड का, कि ताकि वो पता चल जाए कि पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, जो भी है, और उसके हिसाब से फिर एडिक्वेट अपना जो ट्रीटमेंट है वो लेते रहें। यदि एसिम्टोमेटिक है तब तो आप ऐसे भी नहीं पता कर सकते हैं कि आपको कोविड हुआ है, लेकिन आपको सिम्टम्स आ रहे हैं तो सेम सिम्टम्स कोमॉर्बिडिटीज़ वाले को भी आएंगे, तो उनको इसलिए सजग हो जाना है कि हमको कोविड हुआ है और हमको और रेगुलरली जो दवाइयाँ हैं या फिर जो हम अपने लाइफस्टाइल में बदलाव लाए हुए हैं वो उसको और स्ट्रिक्टली पालन करना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर, आपको हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी सारी सवालों को कवर करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में इतना ही, मुझे भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार।